चलिए, तो दिस इज द सेकंड लास्ट क्लास ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अभी तक हमने, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो जो हमने टॉपिक कर लिए हैं। हमने ओरोजेनेसिस कर लिया, जिसके अंदर हमने कोबर की थ्योरी देख ली, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखा। हमने एपिरोजेनिक फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, मैंने कहा था आप स्वयं इसको अपने आप एक बार पिक कर लेना। अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक के सीक्वेंस में ही एक साथ प्लेट टेक्टोनिक के साथ रिलेट करते हुए देखा था कि क्या किस प्रकार से अर्थक्वेक का नेचर, पैटर्न, रीजन्स और रीजन्स बदल जाते हैं। ऐसे ही वॉल्केनो के ये सारे एस्पेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स को देखा। फिर हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमने कवर किया था कि भाई रॉक क्या होती हैं, कैसे ओरिजिनेट होती हैं, 3 प्रकार की रॉक हैं, ऑप्शनल लेवल पे उनको कैसे समझेंगे और फिर उनका क्या कॉम्पोजिशन है, रॉक में कैसे वेदरिंग है और कैसे मास वेस्टिंग इन्वॉल्व है। ये वाले सारे टॉपिक हमने रॉक के साथ एसोसिएट करके किए। इसी के साथ हमने सॉइल को भी एसोसिएट कर दिया और काफी डिटेल में मार्बल की क्लासिफिकेशन, यूएस सॉइल क्लासिफिकेशन, रीजन ऑफ फॉर्मेशन, पेडोजेनेसिस, ये वाले सारे टॉपिक किए। फिर आज जो हमने टॉपिक करना है डेट इज आइसोस्टेसी। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी दिखाया था कि सवाल आया है और लगातार हिमाचल में, अगर ये तो 2016 ऑनवर्ड सवाल है, जो उससे पहले पेपर होते थे वहां हर साल ऑलमोस्ट आइसोस्टेसी या साइकिल ऑफ इरोजन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नए हैं इसलिए इनको लास्ट में पिक किया है, थोड़े से बाकी से कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप अपनी सविंद्र सिंह में आपने पढ़ा भी होगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको आइसोस्टेसी लगता है, लेकिन जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं आपने सविंद्र को पढ़ लेना है, उससे आपका स्केलेटन बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। सविंद्र सिंह को मिला के उसके अलावा मैंने और ल्यूसिड कर दिया उसके अंदर, जैसे बायंसी के कॉन्सेप्ट डाल दिए, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट डाल दिए, आइसोस्टेसी को डिटेल में डाल दिया विद एक्सपेरिमेंट्स। उस तरह से मैंने नोट्स को थोड़ा सा एलिब्रेट किया है जो मैंने दिए हुए। तो पेपर में वही लिखना है, उसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में आज का लेक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में आपने पेपर में भी लिखना है। आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट में जनरली सविंदर सिंह में ज्यादा नहीं दे रखा। सविंदर सिंह में जो दे रखा है वो व्यू पॉइंट है आइसोस्टेसी पे, जैसे एरी का व्यू पॉइंट है, प्रैट का व्यू पॉइंट है, हेफोर्ड एंड बोवेई का व्यू पॉइंट है, जॉली का व्यू पॉइंट है, होम्स के व्यू पॉइंट्स हैं। तो उसके अंदर अलग अलग व्यू पॉइंट दे रखे हैं, रेदर देन कि आइसोस्टेसी पे फोकस कम है। जनरली जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि बच्चों को आइसोस्टेसी एज एन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। व्यू पॉइंट तो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है आइसोस्टेसी और उसके एप्लीकेशन क्या है। तो मैंने आज फोकस मेजरली ऑन एप्लीकेशन और आइसोस्टेसी एज एन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे रखा हुआ है। फिर हम व्यू पॉइंट को एकोमोडेट कर लेंगे। पेपर में 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आइसोस्टेसी डिटेल में आएगा, तो आपने इसी जो आज हमारा लेक्चर है और जो ये नोट्स हैं इसी रूपरेखा में एज इट इज लिख के आ जाना है। अगर केवल आया है, जैसे पहले भी आ गया, एरिया और प्रैट का व्यू पॉइंट आए, तो कंपैरेटिव एनालिसिस दे दोगे आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ आइसोस्टेसी विद एप्लीकेशन ऑफ आइसोस्टेसी इन द वर्ल्ड। तो 2-3 एग्जांपल आप दुनिया से कोट करोगे तो एग्जामिनर विल कम टू नो कि हाँ यार, अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बढ़िया है। क्लियर? तो चलो आइसोस्टेसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी को अगर हम देखेंगे, आइसोस्टेसी का सिंपल, मैं कीवर्ड की बात कर रहा हूं, फिर बाद में मैं साइंटिस्टों के नाम भी बताऊंगा जिनको कोट करना है। आइसोस्टेसी का मतलब है इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम अर्थ के केस में कहां से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हो गया? इक्विलिब्रियम का मतलब है, आप एक चीज ना सिंपल सिंपल हम डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझेंगे और फिर उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ऑलराइट जी। तो अब देखो आइसोस्टेसी को इस कंटेक्स्ट में देखते हैं, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में। मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने क्या किया, एक पानी का जो है बीकर सा या जो है पतीला जिसको हम बोलते हैं उसको ले लिया। उसके अंदर मैंने कहा यार लकड़ी के ना कुछ टुकड़े रख लेते हैं, इसमें लकड़ी के कुछ टुकड़े रख लेते हैं। अगर जब हमने इसमें लकड़ी के टुकड़ों को रखा तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टुकड़ों को हमने पानी में इमर्ज करके रख दिया। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से मैं बायंसी भी बताऊंगा, आइसोस्टेसी को भी समझा रहा हूं। तो अब देखिए, सिंपल एक फंडा है। जब आप इस एग्जांपल को 2 तरीके से समझेंगे डे टू डे लाइफ में, आप ये समझिए वुडन ब्लॉक है, इनको पानी में डुबा के रखा है, या आइसबर्ग वाटर में फ्लोट करता है। ये 2 एग्जांपल हैं कि वुडन ब्लॉक वाटर में फ्लोट करे, आइसबर्ग वाटर में फ्लोट करे। इन दोनों में कॉमन क्या है? आपको पता है आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से थोड़ी कम होती है, आइस पानी से हल्की होती है। केमिस्ट्री के लेवल पे जाएंगे तो हम देखते हैं कि H2O जो होता है, इस तरह से बॉन्ड होता है, H2O बॉन्ड, इनके बीच में एक एंगल्स होते हैं। आइस के केस में एंगल 108 डिग्री का हो जाता है, वाटर के केस में 105 डिग्री का रहता है। तो मींस आइस हो सकता है सॉलिड है, तो हमें ऐसा इंप्रेशन आता है सॉलिड है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। आवश्यक नहीं है, आइस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। इसलिए आइसबर्ग, अगर डेंसिटी ज्यादा होती है आइस की तो डूब जाती ना आइस पानी में।
आइसबर्ग डूबता थोड़ी है, आइसबर्ग क्या करता है, फ्लोट करता रहता है इस तरह से। तो जब आइसबर्ग फ्लोट करता है उसके थोड़ा सा हिस्सा पानी से बाहर निकला होता है, थोड़ा सा हिस्सा, सारा नहीं, थोड़ा सा। इसका क्या मतलब होता है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में कितना डूबेगा ये किस बात पे निर्भर करेगा। जब हमने ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये चीज देखी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में इस डिपेंड करेगा। जैसे हम एक कील है, या मेरे सामने आप एक ग्लास देख सकते हो, मैं इस ग्लास से जो है मेटल का ग्लास है, ब्रास है, इसको मैं डुबा दूंगा पानी में, ये डूब जाएगा क्योंकि ब्रास की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। अच्छा अगर मैं क्या करूंगा, एक बलून रख दूंगा पानी में, बलून नहीं डूबेगा, क्यों, बलून की डेंसिटी कम है। तो मींस जो डेंसर ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली वो डूब जाएगा। लेकिन जो ये आइसबर्ग है ना, ये फ्लोट करता है, ना तो ये डूबता है ठीक से, ना तो ये सिंक हो रहा है, ना ये फ्लोट कर रहा है। ये सॉरी, ये फ्लोट नहीं कर रहा है, ये इमर्ज कर रहा है। इमर्ज का मतलब समझिए कि ये आधा फ्लोट और आधा सिंक है। क्यों, जब डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर हो, ऑलमोस्ट बराबर हो, तो ना तो ऑब्जेक्ट पूरी तरह डूब पाता है, ना पूरी तरह फ्लोट करता रहता है, तो वो पार्शियली इमर्ज्ड फॉर्मेट में ऐसे घूमता रहता है। सेम स्थिति जो हमारे पहाड़ हैं, माउंटेन है, इनकी स्थिति है एथेनॉस्फेयर के ऊपर। एथेनॉस्फेयर क्या है कि एथेनॉस्फेयर, ये मान लो जो ये फ्लोटिंग वाटर है, दिस इज लाइक द एथेनॉस्फेयर। एथेनॉस्फेयर जो है ये पार्शियली लिक्विड है, और ये पार्शियली जो लिक्विड है ये बिकॉज ऑफ डेंसिटी नहीं है कि वो बहुत ही पतला है, इसलिए नहीं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि मेल्ट हो गई हैं चीजें, तो ये पार्शियली लिक्विड है। इसके ऊपर रखी हुई रॉक ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी की, ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी की, जिसका एथेनॉस्फेयर बना है, इसलिए चीजें पूरी तरह सिंक भी नहीं हो पा रही, ना तो पूरी तरह फ्लोट कर पा रही, वो पार्शियली इमर्ज्ड फॉर्मेट में चल रही। ये सिंपल कॉन्सेप्ट को समझिए, इसी से हम चीजों को रिलेट करेंगे, क्योंकि सविंदर सिंह में ये चीजों की बारीकियां नहीं दी, आइसोस्टेसी का मतलब दिया हुआ है, थिक लैंग्वेज लिखी हुई है। थिक लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज कठिन है, बहुत सरल नहीं लिखी हुई, तो मैं सरल तरीके से आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं। तो आप मान लीजिए, अच्छा आइसोस्टेसी ना थोड़ा सा एक दो बार आपको इस लेक्चर को बार बार देखना पड़ेगा। आप क्या करना है, लेक्चर को देखना, फिर से नोट्स पढ़ना, फिर लेक्चर देख लेना, तब जाके सेटल डाउन होगा। तो आपने क्या करना है, एथेनॉस्फेयर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी है एथेनॉस्फेयर की रॉक्स की, जो उससे ऊपर वाली, एथेनॉस्फेयर का है अपर मेंटल में, उसके ऊपर वाले जो अपर मेंटल की रॉक की डेंसिटी ऑलमोस्ट एथेनॉस्फेयर की सेम है। तो इसके अंदर लिथोस्फेयर इस तरीके से तैर रहा है, स्विम कर रहा है। जैसे हम स्विमिंग क्या करते हैं, स्विमिंग में हम पानी के ऊपर नहीं होते, थोड़े अंदर होते, थोड़े ऊपर होते, तो पानी के ऊपर हम इस तरह से स्विमिंग करते हैं, ठीक है, वो एक तरीका, एक प्रोसेस है। सेम ऐसे ही जो भी ऑब्जेक्ट आपको धरती के ऊपर दिख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्ज्ड है एथेनॉस्फेयर के अंदर। क्लियर, तो मींस आइसबर्ग, वुडन ब्लॉक, इन सब की डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है पानी के। अगर तो कील होती, अगर ये वाटर का ग्लास होता ये डूब जाता, अगर बैलून होता वो पूरी तरह स्विम भी करता, तो ये फर्क आएगा। अब इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम, कि ये कोई चीजें ना तो डूब रही हैं, ना तो पूरी तरीके से ऊपर को उठ रही है, ये पार्शियली इमर्ज्ड है, ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेट बोली जाती है। ये इक्विलिब्रियम अर्थ पे बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, पानी उतना ही है इस बीकर के अंदर, अगर मैं मान लो इस ऑब्जेक्ट को दबाता हूं थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा अपनी, जैसे ही मैंने इसको दबाया तो इसने क्या किया, अपनी स्पेस बनाने के लिए पानी के अंदर अपनी जगह एक्स्ट्रा घेर ली, उस जगह के लिए क्या करेगा, वाटर को हिलाएगा। जब ये वाटर को हिलाएगा तो बड़ा बट ऑब्वियस आउटकम क्या है, पानी बाकी सारे ऑब्जेक्ट को धकेलेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि पानी को तो अपनी जगह बनानी है। क्या हुआ, सिंपल फंडा फिर से समझते हैं। मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे समझते हैं, एक ये पेन है, एक गिलास है, गिलास में वजन ज्यादा है, ज्यादा वेट हो गया तो गिलास ज्यादा डूबेगा तो नीचे पानी को पुश करेगा, वो पानी पुश करके इस पेन को ऊपर की तरफ उठा देगा। ये भी एक आइसोस्टेसी का एग्जांपल। तो अब आइसोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो मींस धरती के ऊपर जब भी कोई एक्स्ट्रा वेट बढ़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दब जाएगा, जब वो दबेगा तो बाकी ऑब्जेक्ट को नीचे से पुश करेगा ऊपर की तरफ। ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत कठिन नहीं है, मेरा लेक्चर सुनोगे पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा। बुक में नहीं लिखा हुआ है इस तरीके से जैसे मैं समझाऊं। मींस दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट में अभी तो ये इक्विलिब्रियम में थे, आराम से जो है रेस्ट कर रहे थे, एथेनॉस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, हिमालय रखा हुआ है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू भी रखा हुआ है। अचानक से डेक्कन प्लेटू पे बहुत सारा वजन किसी ने डाल दिया तो डेक्कन प्लेटू दब जाएगा। जब डेक्कन प्लेटू दबेगा तो नीचे से एथेनॉस्फेयर, क्योंकि पार्शियल लिक्विड है, वो हिमालयस को ऊपर की तरफ पुश कर देगा, तो मींस हिमालयस की हाइट और ऊपर उठ जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो दिस इज द केस।
तो ये अर्थ क्या करेगी, बार बार इक्विलिब्रियम से बाहर चली जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर बाहर जाएगी, फिर आ जाएगी, इसी तरह से साइकिलिंग चलती रहती है। तो इक्विलिब्रियम या आइसोस्टेसिस, सुनो, इक्विलिब्रियम या आइसोस्टेसिस कैन नेवर बी रीच्ड, क्योंकि अर्थ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ क्या चलता है, हमने पढ़ा ना एंडोजेनिक फोर्सेस, अब मैं बताऊंगा क्या काम होता है। एंडोजेनिक पढ़ा हम लोगों ने, ऐसे ही हमने पढ़ा एक्सोजेनिक। ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे, अर्थ आराम से रेस्ट करी मान लो, है ना, फ्लोट कर रहा है लिथोस्फेयर एथिनोस्फेयर के ऊपर, अचानक से क्या हुआ, वुल्केनिज्म हो गया डेक्कन प्लेटू में, इतना सारा लावा का वजन डेक्कन प्लेटू में आ गया। डेक्कन प्लेटू क्या होगा, अचानक से इतना वजन आ गया, डेक्कन प्लेटू थोड़ा सा नीचे को बैठ जाएगा। जैसे डेक्कन प्लेटू थोड़ा नीचे बैठ गया तो क्या होगा, बाकी जगह पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो बाकी जगहें थोड़ी सी उठनी शुरू हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम, फिर अर्थ वापस इक्विलिब्रियम में चीजों को लाने की कोशिश करिए, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो मैं बताऊंगा कि कहां कहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और अर्थ उसको वापस लाने का प्रयास करती है। क्लियर। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, जिसमें जो वर्टिकली राइजिंग कॉलम, अब ये थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, वर्टिकली राइजिंग कॉलम, वर्टिकली राइजिंग कॉलम ये है। वर्टिकली राइजिंग कॉलम कुछ नहीं है, माउंटेन भी एक वर्टिकली रेज्ड कॉलम है, ऐसे ही प्लेट्यू रेज्ड कॉलम है, तो ये सारे वर्टिकली रेज्ड आइटम्स है। तो इन सब के बारे में बोला हुआ है इन्होंने, वर्टिकली राइजिंग कॉलम। क्लियर। तो इन सबको ये वर्ड यूज करेंगे, वर्टिकली राइजिंग रेज्ड कॉलम। तो इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है उसको आइसोस्टेसी का नाम दिया है। तो आइसोस्टेसिस नथिंग बट द इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो ये है, अब ये है प्रिंसिपल ऑफ बायंसी। प्रिंसिपल ऑफ बायंसी को समझिए, क्या होता है बायंसी। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बोला, फिर से एक डायग्राम बना लेते। अब देखिए, एक मान लो एक हिमालय है, तो एक थ्योरी कहती है हिमालयाज ने अपने को, देखो मैंने कहा था ना कि कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्ज्ड होता है पानी में, वो कितना इमर्ज होगा, क्या वो 2 मीटर इमर्ज होगा, 3 मीटर होगा, 4 मीटर होगा, ये किस बात पे निर्भर करेगा कि वो कितना पानी के अंदर इमर्ज होगा। ये इस बात पे निर्भर करेगा दो चीजों पे, एक तो इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, दूसरा इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। इसकी हाइट पे भी डिपेंड करेगा कितना नीचे तक जाएगा। जैसे आइसबर्ग के लिए बोला जाता है कि आइसबर्ग 1/9 पानी से ऊपर होता है, 1/10 पानी से ऊपर होता है और 9/10 पानी के नीचे होता है। तो आइसबर्ग की अगर शक्ल देखोगे तो ऐसा आइसबर्ग होता है और इतना सा ही हमें पानी के, जैसे टाइटैनिक का एक्सीडेंट का कारण क्या था कि आइसबर्ग पानी के नीचे इतना होता है कि दिखता ही नहीं है, और शिप भी इमर्ज होता है पानी में। तो पानी के नीचे वाले शिप का हिस्सा और पानी के नीचे वाले आइसबर्ग के हिस्से का टकराव हुआ था, जिससे टाइटैनिक टूट गया नीचे से। ठीक, क्योंकि दोनों इमर्ज थे पानी में। अब टाइटैनिक क्यों पानी के नीचे था, क्योंकि टाइटैनिक हैवी है, वो स्टील का बना हुआ, वुड का बना हुआ जहाज है। ऐसे ही आइसबर्ग है, वो भी पार्शियली इमर्ज होता है। ठीक, तो इसकी वजह से ये जो पार्शियली इमर्ज है, यहाँ पे एक्सीडेंट कॉज हो। तो वैसे ही समझिए कि बायंसी क्या करती है, बायंसी अब एक फोर्स लगा रही नीचे से, बायंसी जस्ट अ फोर्स। जब मैंने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई तो मैंने कहा एयर करंट्स जैसे ही हल्के हो जाते बाकी जगह से, उन पे बायंसी का फोर्स लगता है और वो ऊपर की तरफ को चला जाता है। ठीक, अब देखो बायंसी के दो यहां पे कॉन्सेप्ट है। बायंसी दो जगह पे काम करेगी। एक मान लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट इमर्ज किया, बैलून है ना, या बॉल जो अंदर से खोखली है, उस बॉल को डुबा दिया पानी में, बॉल अचानक से ऊपर को उठेगी, क्यों, फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा। वो फोर्स ऑफ बायंसी इतना पर्याप्त होगा कि वो बॉल को ऊपर उछाल दे, अपलिफ्ट कर दे। लेकिन जब मैंने ये भारी गिलास डाला, तब क्या फोर्स ऑफ बायंसी नहीं लगेगा, तब भी लगेगा। तब फोर्स ऑफ बायंसी में इतनी क्षमता नहीं है कि गिलास को ऊपर फेंक दे। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ बायंसी में जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो कंपेयर करेगा कि वो गिलास के कंपैरेटिवली हैवी है या लाइट है। अब गिलास डूबा पानी के अंदर, ग्लास पानी से डेंस है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा वो उतना पर्याप्त नहीं है कि गिलास को ऊपर उछाल दे। हाँ, वो उतना पर्याप्त जरूर होगा कि बैलून डुबाओगे, बैलून को उछाल दे। बैलून में वजन ही कुछ नहीं है, बॉल में वजन ही कुछ नहीं है एज कंपेयर टू दिस ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस काम करता है। क्लियर। तो मींस फोर्स ऑफ बायंसी वेरी करता है। फोर्स ऑफ बायंसी फिक्स है कि बलून डुबाओगे, बलून के लिए वो ज्यादा है, लेकिन वही फोर्स ऑफ बायंसी, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ बायंसी लगता है इस वाटर की वजह से, ये 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ बायंसी इज एडिक्वेट टू अपलिफ्ट अ बॉल, बट इट इज नॉट एडिक्वेट टू अपलिफ्ट दिस ग्लास ऑफ वाटर सिंस इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट।
ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ऐसे ही ये फोर्स ऑफ बायंसी हर ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश कर रहा है, एथिनोस्फेयर में लग रहा है फोर्स ऑफ बायंसी, ये हर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रहा है। क्लियर? तो मींस जितना ऑब्जेक्ट हल्का होगा उतना फोर्स ऑफ बायंसी कोशिश करेगा उसे ऊपर की तरफ उछाल दे। फोर्स ऑफ बायंसी डेक्कन प्लेटू को नहीं हिला पाएगा। क्यों? डेक्कन प्लेटू भारी है, बसाल्ट का बना हुआ है, डेंस रॉक्स है। हिमालयस कौन सी थी? सेडिमेंट्री रॉक। एंडीज कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक। रॉकीज कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक पे फोर्स ऑफ बायंसी इतना पर्याप्त है कि इनको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करके रखे। क्लियर? तो इस तरह से आप चीजों को समझिए। तो हिमालयाज इन सबकी हाइट इसलिए ज्यादा है, इसलिए इनकी हाइट ज्यादा है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक के बने। दूसरी, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक के बने तो इन पे जो फोर्स ऑफ बायंसी लगता है वो इनको अपलिफ्ट करके रखता है। ये मैं बारीक बारीक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो अदरवाइज आपके सविंदर सिंह में नहीं लिखे। क्लियर? तो फोर्स ऑफ बायंसी भी है जो इन अपलैंडेड एरियाज को ये हाइट प्रदान करेगा। क्लियर? अभी मैं बताऊंगा कहां कहां कैसे कैसे एक्ट करेगा। क्लियर हो गया बायंसी का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई भी हर ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ प्लेट्यू है, प्लेन्स है, सी फ्लोर है। अब सी फ्लोर नीचे होता है, देखो ये देखो, ये प्लेट्यू हो गया, ये सी फ्लोर हो गया। मान लो दिस इज सी फ्लोर, दिस इज प्लेट्यू, दिस इज माउंटेन। ये तीन अलग अलग फिजिकल फीचर है। अगर आपको पता हो सी फ्लोर प्योर बसाल्ट का हैवी है, प्लेट्यू भी ऑलमोस्ट बसाल्ट का होता है, ये भी हैवी है। हम मान रहे हैं कि सी फ्लोर जो है ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू प्लेट्यू, और माउंटेन जो है सबसे हल्का है क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है। तो इस पे माउंटेन पे जो फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा, जो प्लेट्यू पे लगेगा, सी फ्लोर पे लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी 10 न्यूटन का ही है। तीनों किस में फ्लोट करें? एथिनोस्फेयर में। तीनों में फोर्स ऑफ बायंसी 10 न्यूटन का ही है। लेकिन ये 10 न्यूटन माउंटेन के लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि माउंटेन सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है, थोड़ा सा लाइट इन वेट है एज कंपेयर टू प्लेट्यू, एज कंपेयर टू सी फ्लोर। क्लियर? तो मींस अब ये तीनों इक्विलिब्रियम की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तीनों किसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं? एथिनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है कि तीनों कोशिश करेंगे। अब इक्विलिब्रियम का एक और मतलब है ना कि तीनों एथिनोस्फेयर के अंदर डूब तो नहीं जाते, सिंक नहीं हो रहे पूरी तरह से, और तीनों डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे। तो इस तरह से एथिनोस्फेयर काम करता है, फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम काम करेगा। अब देखो आइसोस्टेसी के इफेक्ट क्या होते हैं। आइसोस्टेसी के दो इफेक्ट है। आइसोस्टेसी के इफेक्ट को समझिए। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक हिमालयस का एग्जांपल लो। अब हिमालयस में क्या डेन्यूडेशन हो रही है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तिब्बतन प्लेट्यू और हिमालयस को तोड़ रही हैं लगातार। ये तोड़ती हुई रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरबन में जाके हिमालयास के सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रही हैं, फ्लड प्लेन्स में हिमालयस के सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रही हैं, और धीरे धीरे हिमालयास इरोड हो रहे हैं, हिमालयास डेन्यूड हो रहे हैं, जैसे आज अरावलीज हो चुके। तो मींस आइसोस्टेसी में अब क्या हो रहा है? देखो इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, प्योर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। वो फोर्स ये अपने वजन से कुछ इस पे, इसका एक वेट था जिसकी वजह से ये फोर्स भी लग रहा है, ये काउंटर कर रहा है, थोड़ा सा अपलिफ्ट हो रहा है। मान लो हिमालयस डेन्यूड हो गए, 2 किलो हिमालयस का सेडिमेंट उठ के सुंदरबन डेल्टा में चला गया एक साल में। अगले साल फिर 2 किलो चला गया, फिर 2 किलो चला गया। तो हिमालयस का वजन तो हल्का हो रहा है, इस पे जो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा ये अब ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि हिमालयस का वजन घट गया। क्योंकि वजन घट गया तो हिमालयस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो हिमालयस और ऊपर की तरफ उठेंगे जैसे इसका वेट घटेगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? अभी तक हमें लगता था यार हिमालयस डेन्यूड हो रहे हैं तो इनकी हाइट कम हो जाएगी। अब देखो लेकिन डेन्यूड होने से इनकी हाइट बढ़ रही है। ये है बायंसी, ये है इक्विलिब्रियम, ये है आइसोस्टेसी। कॉन्सेप्ट उल्टे हैं। लेकिन अब इसमें फिर लेकिन देखो, मान लो हिमालयस 2 किलो का जो है सेडिमेंट उठ के सुंदरबन डेल्टा में जाता है, तो सुंदरबन डेल्टा का वजन भी तो बढ़ता है। तो ये क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ज्यादा वजन पड़ गया। सेम वुडन ब्लॉक का एक्सपेरिमेंट कि 2 वुडन ब्लॉक तैर रहे थे, आराम से तैर रहे थे मस्त होके, एक वुडन ब्लॉक में ज्यादा वजन डाल दिया तो थोड़ा सा दब गया। लेकिन जैसे ही वो दबा तो उसने अपनी जगह बनानी थी ना पानी में, उसने इधर से दबा तो दूसरी तरफ से ये वुडन ब्लॉक ऊपर को उठ गया। ये हिमालयाज है, ये सुंदरबन डेल्टा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आइसोस्टेसी प्रैक्टिकल, ये आपने पेपर में कोट करनी है बातें जो मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सुंदरबन डेल्टा धीरे धीरे नीचे को धस रहा है। सुंदरबन डेल्टा 2 kg में वेट लिख रहा हूं। बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सेडिमेंट हैज बीन ब्रॉट बाय रिवर गंगा एवरी ईयर टू द सुंदरबन।
Billions of tons of sediment has been deposited by Brahmaputra. Brahmaputra is notorious for sedimentation. मजूली आइलैंड याद करो, तो इतना सेडिमेंट लाती है कि सुंदरबन डेल्टा का वजन बढ़ रहा है, तो वो धस रहा है नीचे को। सेम इज द केस विद इंडस। इंडस के तो 5 बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज, और इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज इवन अफगानिस्तान से भी आके गिर रही है इंडस में। तो वो इतना जो सेडिमेंटेशन हो रहा है कराची के पास में, अरेबियन सी के पास में, तो वहां पे भी जो इंडस के डेल्टा है वो नीचे को दब रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो जब जब दो साइड से डेल्टा दबेंगे तो हिमालयस को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। अब इसमें लेकिन सुनो, तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर जो है हिमालयस, इसका मतलब धीरे धीरे आप कहते हो डेन्यूडेशन से हाइट कम होती है, लेकिन वो तो ऊपर को उठ रहे हैं, ये तो रिवर्स है केस। दिस इज नॉट द केस नाउ। दो फैक्टर इंटरप्ले कर रहे हैं। एक है डेन्यूडेशन जो हिमालयस को तोड़ रहे हैं, दूसरा है आइसोस्टेसी जो हिमालयस को अभी भी अपलिफ्ट कर देता है। बायंसी, आइसोस्टेसी अपलिफ्ट कर देता है। लेकिन जो आइसोस्टेसी है इट इज वेरी स्लो। एक चीज याद रखो, इट इज वेरी स्लो। वेरी स्लो मींस अगर हिमालयस 2 सेंटीमीटर पर ईयर की हाइट से घट रहे हैं, तो जो आइसोस्टेसी के इंपैक्ट से उठते हैं वो 1 मिलीमीटर पर ईयर की हाइट से उठते हैं बस। तो दिस इंपैक्ट इज स्लो, दिस इज द थिंग। क्लियर? तो ये इंपैक्ट क्योंकि स्लो है तो ओवरऑल हिमालयस घटते ही हैं। ओवरऑल हिमालयस डेन्यूड ही होंगे, ऊंचाई घटेगी ही घटेगी। हाँ, जिस दर से घटनी चाहिए थी 2 सेंटीमीटर पर ईयर, उस दर से नहीं, 1.9 सेंटीमीटर पर ईयर, 1.9, ये फर्क है बस। क्लियर? तो वो रेट को कम कर देता है आइसोस्टेसी। ये होता है आइसोस्टेसी का इफेक्ट। क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल में बातें बता रहा हूं जो आपने कोट करनी है। एक और इफेक्ट देखो, तो इरोजन और डिपोजिशन के इफेक्ट से आइसोस्टेसी काम करती है। एक और इफेक्ट देखो, आइस शीट, प्लिस्टोसीन आइस एज, ध्यान है कितनी बार हम लोगों ने जिक्र किया इसका, प्लिस्टोसीन। अभी जो प्लिस्टोसीन आइस एज है ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है आप देखो। मैंने बताया कि भाई करेवाज बन गए, आइस रिसीड हो गई, तो लेक सुपीरियर बन गई, लेक है ना ओमेगा बन गई है, या जो है फिनलैंड की लेक्स बन गई हैं, या 5 लेक्स ऑफ यूएसए, ग्रेट लेक रीजन यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे वो क्रिएट हो गई है, ग्लेशियर लेक हो गई है, डल लेक, वुलन लेक क्रिएट हो गई है। तो जो प्लिस्टोसीन में एक चीज और भी तो हुई थी, जब पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स थे तो ग्लेशियर्स का वजन था, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हॉल्ट हो गई, तो जो सी लेवल था वो घट गया। क्योंकि सी लेवल घट गया तो ज्यादातर बर्फ कहां पड़ गई, लैंड के ऊपर। तो लैंड पे जो एक्स्ट्रा वेट आया उसकी वजह से लैंड थोड़ा सा सबडक्ट हो गया नीचे की तरफ, सबमर्ज हो गए नीचे की तरफ। क्योंकि लैंड सबमर्ज हो गए, सबडक्ट हो गए, तो उसकी वजह से आइसोस्टेसी डिस्टर्ब हो गई। तो मींस लैंड थोड़ा सा एथिनोस्फेयर में सिंक हो गया। ये एथिनोस्फेयर है, यहां पे वेट एक्स्ट्रा पड़ गया, तो ये एथिनोस्फेयर में थोड़ा सा दब गया लैंड। टाइम बीइंग लैंड दब गया अंदर। आज बर्फ पिघल गई। अब ये एज बहुत लंबी चली, 2 मिलियन ईयर से प्लेस्टोसीन स्टार्ट हो गई, अभी 10,000 बीसी में जाके मेल्ट हुई है। तो मींस 2 लाख साल तक, हाँ 2 मिलियन 20 लाख साल तक बर्फ रही धरती के ऊपर। तो इतने टाइम तक बर्फ रही, तो बर्फ ने अपने वजन से दबा दी थी जमीन को। अब बर्फ पिघल गई, दोबारा से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल शेप में आ गई। बर्फ के हटने से हुआ क्या, जमीन वापस ऊपर की तरफ, आइसोस्टैटिक रिबाउंड पढ़ाया ना मैंने, आइसोस्टैटिक रिबाउंड हो रहा है। मींस सिंपल कि आपने ज्यादा वजन रख दिया था किसी ऑब्जेक्ट पे, वो पानी में डूबा रहा, जैसे उस वजन को हटाया वो वापस अपनी सीट में आ गया। तो आजकल क्या हो रहा है, तो जितने भी टेम्परेट कंट्रीज हैं, हडसन बे, बाल्टिक सी, कभी जमे हुए थे, लेब्राडोर सी जमे हुए थे बर्फ से, आज यहाँ पे देखो आइलैंड है, हडसन बे देख लेना, लेब्राडोर सी देख लेना, जहां कनाडा वाला रीजन है, जहां फिनलैंड वाला रीजन है, बाल्टिक के आसपास बाल्टिक नेशंस हैं, ये सब जमीन से बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ हट गई इनके ऊपर की, थोड़ी बहुत लेक्स बन गई, सारी बर्फ पिघल गई, सी में पानी वापस आ चुका है, तो ये वापस अपनी शेप में आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं आइसोस्टेसी के इफेक्ट के। ये पहले भी बताया था सी लेवल चेंजेस में, ये है इंपैक्ट आइसोस्टेसी के। ये एविडेंसेस है ना बेसिकली। एक और एविडेंस क्या है, जब जमीन दब जाएगी, एक एग्जांपल लो, मैं कोरल्स में भी पढ़ा ना, कोरल्स का जमीन के नीचे पाया जाना, इतनी डेप्थ तक पाया जाना पानी के नीचे, किसका एग्जांपल है, सी लेवल चेंजेस, मींस प्लेस्टोसीन आइस एज के एग्जांपल है, मींस आइसोस्टेसी के एग्जांपल है। अब एक और एग्जांपल देखो, देखो जब पानी का लेवल गिर गया, नेक्स्ट पेज में देखते चलो, ये देखिए, मींस देखो आज पानी का लेवल इतना ज्यादा है, तो आपको बीच यहां पे देखने को मिलता है,
ठीक है, यहां बीच देखने को मिलता है। मान लो कल को आइस एज आ जाती है, तो आइस एज में पानी नीचे गिर जाएगा, तो वाटर में बीच कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। क्लियर। तो इस जगह पे जो बीचेस बने हुए हैं, आप देखोगे पानी के नीचे आपको वेव कट प्लेटफॉर्म पढ़ाया था ना मैंने सी में, वेव कट प्लेटफॉर्म पानी के नीचे, ये कहां से बने, क्योंकि यहां पे वाटर ने कटिंग करी होगी, क्योंकि 20 लाख साल तो पानी का लेवल डिप हो गया, तो डिप होने से ही क्या हो गया, इस तरफ को आपको वेव कट प्लेटफॉर्म जब पानी के नीचे मिलेंगे, मींस कभी वाटर लेवल वहां पे होगा। इसलिए तो यहां पे कोरल्स भी देखने को मिलते हैं इन वेव कट प्लेटफॉर्म्स में। तो ये किसके एविडेंसेस है, आइसोस्टैटिक रिबाउंड के। दूसरी तरफ अब देखो, आइसोस्टैटिक मींस पानी का लेवल यहां पे था, ठीक, अब धीरे धीरे ये लैंड ऊपर को उठ रहा है क्योंकि बर्फ कट गई। तो जब ये लैंड ऊपर को उठा, तो उस टाइम पे क्या देखोगे, एक कॉन्सेप्ट है रेज्ड बीचेस। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। कभी यूरोप घूमने को मिले, है ना, टेम्परेट लैटिट्यूड जाओ, वहां की टोपोग्राफी डिफरेंट है, साउथ ईस्ट एशिया की डिफरेंट है। रेज्ड बीचेस का मतलब मींस आज पानी का लेवल यहां पर है, मान लो मैं अमेरिका रहता हूं, मैं 50 साल में मैंने देखा पानी का लेवल यहां पे था, ठीक, लेकिन आइसोस्टैटिक रिबाउंड हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि दबा हुआ अमेरिका था, अभी ऊपर को उठ रहा है। तो जब ये ऊपर को उठेगा, जो बीच यहां पे था 100 साल के बाद देखोगे यहां पहुंचा होगा, तो आप देखोगे यार पानी तो यहां पे है नहीं, आज वाटर का लेवल यहां पर है, पानी तो यहां पर है, बीचेस यहां बनना था। एक बीच आपको दिख रहा है यार 10 मीटर ज्यादा ऊपर है ना, पीछे तक बीच बना हुआ है, वहां पानी नहीं है, पीछे तक बीच है। कई बार बीच बहुत लंबे होते हैं, और जो आगे के बीच होते हैं उसकी ऊंचाई उस बीच से 10 मीटर ऊंचा, 5 मीटर ऊपर, तो आपको लगेगा यार यहाँ कहाँ पानी आके बीच बना गया, ये पहले वहीं पे था। धीरे धीरे आइसोस्टैटिक रिबाउंड की वजह से जमीन ऊपर को उठी, तो बीच का लेवल उड़ गया, रेज्ड बीचेस, आज वहां पानी नहीं है, रेज्ड बीचेस। तो आप देखोगे आइसोस्टैटिक रिबाउंड के चक्कर में कहीं पे आपको वेव कट प्लेटफॉर्म मिलेंगे, कहीं पे आपको रेज्ड बीचेस भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। देखिए, ये देखो, एक आप जैसे जहां पे ग्लेशियर्स के द्वारा इरोजन डिपोजिशन होता है, या जहां पे सी लेवल चेंजेस हुए होते हैं, सी लेवल चेंजेस ज्यादा कहां पे देखने को मिलेंगे, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में भी देखने को मिलते हैं। तो वहां पे मींस क्या है, अब धीरे धीरे आइसेज खत्म हो गई है, पानी मेल्ट हो गया है, तो पानी मेल्ट होके वापस जमीन के अंदर एनक्रोच कर गया है। इसको बोला जाता है, दो कॉन्सेप्ट है, रिया और फजोड, है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि पानी एनक्रोच कर जाता है जमीन के अंदर, क्योंकि सी लेवल बढ़ चुका है। प्लेस्टोसीन आइसेज चली गई है, वाटर का लेवल बढ़ गया, वाटर मेल्ट होके दोबारा से एनक्रोच कर जाएगा, तो रिया, ये फजोड। क्लियर। तो ये इंपैक्ट है आइस एज के, ये इंपैक्ट है आइसोस्टेसी के। क्लियर। ये मैंने आपके नोट्स में सारा डिटेल में डाला है। इस तरह से ये टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है कि आपको वैलीज, रिया एंड फजोड क्या है, हमने पढ़ा हुआ है ना जीएस में, ये क्या है, एक टाइप की वैली, जैसे रिवर वैली होती है, ऐसे सी लेवल जब एनक्रोच कर जाता है, आपको बस पीक्स देखने को मिल रही है और हर जगह पानी है, तो मीन्स ये फजोड बन गया है, क्योंकि सी लेवल अंदर घुस गया। क्लियर। तो इस तरह से आइसोस्टेसी भी काम करती है। ये देखिए, ये सी लेवल है, दिस इज द सी, नॉट द रिवर वैली, दिस इज द encroachment of sea water in the land, isostastic rebound। क्लियर है जी। ये देखो, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता, रेज्ड बीचेस, ये रे रेज्ड बीचेस, ये रे, कभी आज पानी यहां पर है, रेज्ड बीचेस यहां पे देखने को मिल रहा है, क्यों, कभी पानी का लेवल यहां पे ही था, आज पानी का लेवल ये हो गया। क्लियर। क्योंकि आइसोस्टैटिक रिबाउंड हो गया, ये जो बीच पहले यहां पे था, ये ऊपर की तरफ को उठ चुका है अब करंट वाटर लेवल। क्लियर। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आइसोस्टेसी पॉपअप होता है। डटन को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि डटन ने इस कॉन्सेप्ट, इस टर्म को कॉइन किया, तो इसने आइसोस्टेसी टर्म पहले किसी ने वर्ड यूज नहीं किया, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, ठीक। आइसोस्टेसी शब्द को डटन ने कॉइन किया है, तो इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए अब आपको ऑप्शनल लेवल पे ये काम चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब ऑप्शनल लेवल पे काम करें। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इक्विलिब्रियम, आइसोस्टेसी, ये लिखने नहीं है पेपर में, लिखना क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो अब है, वो बस अंडरस्टैंडिंग थी। इफेक्ट लिखने, इंपैक्ट लिखने हैं आइसोस्टेसी की, जो मैंने आइसोस्टैटिक रिबाउंड के बारे में बातें लिखी, रेज्ड प्लेटफॉर्म्स के बारे में बातें लिखी, है ना, सबमर्ज्ड बीचेस या वेव कट प्लेटफॉर्म के बारे में, रिया फजोड के बारे में बातें बोली, ये लिखनी थी, ठीक। जो इक्विलिब्रियम वाली बातें बोली, जो बायंसी वाली बातें बोली, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल जो है कि कितना डूबेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है
कि कितना प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर से ऊपर को उठेगा, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, लिखना नहीं था। ठीक है, बस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है इक्विलिब्रियम अचीव करती है, बस इतना लिख दो, उसको समझ आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे हमने क्या करना है, सबसे पहले होता क्या रहा था, ये क्यों कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, होता क्या था, एक व्यक्ति है ना, पेरी बॉगर है, इन्होंने एंडीज की कुछ स्टडी कर रहे थे। एंडीज वॉल्केनिक है, यहाँ चिम्बेजारो एक वॉल्केनिक पीक है, वहां पे ये ग्रेविटेशनल पुल को स्टडी कर रहे थे, ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशनल जो पुल है, आपको पता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना भारी कोई प्लैनेट होगा उतना ग्रेविटी ज्यादा होगी। अर्थ की ग्रेविटी जो है बड़ा है, अर्थ एज कंपेयर टू मरकरी, एज कंपेयर टू मार्स, तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा है। मून की ग्रेविटी कम है, क्योंकि क्यों, मून छोटा सा प्लैनेट है। जुपिटर की बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, इसलिए उसके मून्स ज्यादा हैं। सैटर्न की ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए उसके मून्स ज्यादा हैं। तो मीन्स ग्रेविटी मास के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कुछ अपनी स्टडीज कर रहे थे, तो इन्होंने देखा पहले हिमालयस और एंडीज बहुत बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं, तो हमें लगता होगा कि इनका कितना ही जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल होगा, क्योंकि इनका कितना जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल होगा। जब एक्चुअली में मेजर किया तो उतना पुल तो था ही नहीं। तो हमें लगा यार इतने बड़े पहाड़ हैं, इनका ग्रेविटेशनल पुल क्यों नहीं है। तो फिर हमें लगा कहीं ये पहाड़ शैलो, हॉलो तो नहीं है, खोखले तो नहीं है ये। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरीज पॉपअप होने लगी, फिर रॉक्स की स्टडी होनी शुरू हो रही थी। ये एरा है 18th सेंचुरी का। अभी हमारे पास साइंटिफिक इक्विपमेंट की भी शॉर्टेज है, डेटा की शॉर्टेज है। आप चीजों को ऑब्जर्व करके आइडिया लगा रहे हो, आप उनको मैप आउट नहीं कर सकते, डेटा गैदरिंग नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मिसिंग है। वो एरा ऐसा था। फिर भी ये लोग कुछ आइडिया लगा रहे हैं, कुछ स्टडीज कर रहे हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट कुछ क्रिएट हो रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये वो वाला दौर है। तो ये कहते हैं यार ग्रेविटेशनल पुल एंडीज का जितना लगता है उतना नहीं है। सेम ऐसे ही एक इंडिया में सर जॉर्ज माउंट एवरेस्ट है, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट रखा। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये ब्रिटिश हैं, ये साइंटिस्ट हैं। इनको बोला ब्रिटेन ने जाके पूरी दुनिया के लैटिट्यूड को नापो। आप देखो ना, आज हम बोल देते हैं अर्थ के इंडिया के बीच में से 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड निकल रहा है, लेकिन ये किसने कैलकुलेट करके दिया, इन्होंने कैलकुलेट करके दिया। तो इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहां पर हैं, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, किसने बताई। ये कार्टोग्राफी कर रहे हैं, ये लैटिट्यूड नाप रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूड नाप रहे हैं। तो जो आज आप मैप देखते हो, ये इन सब लोगों की देन है। तो ये वो सारे काम कर रहे थे, इंडिया के लैटिट्यूड नाप रहे थे। लैटिट्यूड नापने के डिटेल में नहीं जा रहा, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी ये मास्टर्स लेवल की चीजें हैं कि लैटिट्यूड नापने का तरीका मैंने बताया था। पोल स्टार को देख लो, सोलर सिस्टम में बताया था। पोल स्टार क्या होगा, बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर है, इसलिए पोल नाम है। तो नॉर्थ पोल से वो ऐसे दिखेगा, लेकिन जब इक्वेटर से देखोगे तो वो आपको बिल्कुल हॉराइजन में दिखेगा, ऐसा लगेगा जमीन पर रखा हुआ है। तो मींस एंगल चेंज हो जाएगा उसका। तो पोल स्टार से भी ये लैटिट्यूड को नापते। तो 3-4 मेथड से लैटिट्यूड को नापते, फिर उनको आपस में कोरिलेट करके एग्जैक्ट लैटिट्यूड का पता लगाते थे। प्लम बॉब एक इसमें से एग्जांपल है। आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखना, मेरे को मिलेगा, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। प्लम बॉब एक्सपेरिमेंट से भी लैटिट्यूड की मैपिंग होती है। प्लम बॉब ग्रेविटी के ऊपर काम करता है। पोल स्टार एस्ट्रोनॉमर, ये जो खुद भी जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट, इसने एस्ट्रोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो ये एस्ट्रोनॉमर्स भी है, चांद तारों की प्लेसमेंट देख रहे हैं, उससे ये लैटिट्यूड नाप रहे हैं। तो इन्होंने देखा उससे लैटिट्यूड ठीक आ रहा है। लेकिन जब इन्होंने प्लम बॉब से देखा, ग्रेविटी के उसके प्रभाव पे लैटिट्यूड को देखा, तो उन्होंने देखा यार हिमालयस का जो पुल है वो ज्यादा है। इनको ऐसा लगा हिमालयस का पुल ज्यादा है। इन्होंने उल्टी बात बोली कि हिमालयस आर वेरी वेरी हैवी। तो इन्होंने क्या किया था, इनके लिए टर्म होता है जियोडेटिक सर्वे। ये देखो वर्ड लिखा है, इन्होंने क्या किया, जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक का मतलब होता है ही वाज ट्राइंग टू मेजर दी मार्क द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कल्याणपुर है, कल्याणा है, इन दो जगह पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, लैटिट्यूड की मैपिंग कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पे एनोमली देखी, तो इन्होंने कहा हिमालयस भारी है। इन्होंने उल्टी बात बोली, भारी बोला। तो मीन्स बाद में पता, इन सारी जब स्टडीज को मिला रहे थे अलग अलग जोग्राफर्स साइंटिस्ट, वो भी स्टडी कर रहे थे, एक दूसरे के रेफरेंसेस ले रहे हैं। तो वो स्टडी करते हुए उन्होंने देखा यार ये जो है सब में एक बात कॉमन निकल के आ रही है। बाद में और स्टडीज हुई थी, जितने बड़े पहाड़ दिखते हैं उतने ये हैवी नहीं है। मींस जितना ऊंचा पहाड़ होगा उतनी डेंसिटी कम होने की संभावनाएं दिख रही थी। अभी स्टडीज चल रही हैं। ये बेसिक है इस थ्योरी का। जिसने ये कॉन्सेप्ट किया कि इसका मतलब कोई आइसोस्टेसी नाम की चीज काम करती है, तो अभी कॉन्सेप्ट नेसेंट स्टेज पे है, ओरिजिनेट हो रहे हैं, जेनेसिस हो रहा है और लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी टाइम पे इंडिया में एक आर्किटेक्ट थे, उनका नाम है प्रैट, वो काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही
जोग्राफर हैं एरी, ये भी ब्रिटिश हैं, ये भी अपनी लेवल पे स्टडीज कर रहे हैं। तो एरी की स्टडीज क्या बोलती है? एरी ने सबसे पहले, अब इसमें व्यू पॉइंट आने शुरू हो गए। एरी ने स्टडीज करी, इसका व्यू पॉइंट क्या है? उस टाइम पे आप देखो रॉक्स की स्टडीज की लिमिटेशन है, डेंसिटी ठीक से नहीं पता लगा पा रही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है। एरी ने कहा, अब इस बात को ध्यान से सुना, दुनिया की सारी रॉक्स की जो डेंसिटी है वो सेम होती है। ऑल डेंसिटी, ऑल रॉक्स आर हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक, ये कहता है ऐसे ही हिमालयाज हैं, इनकी डेंसिटी उतनी है जितनी डेक्कन प्लेट्यू की है। डेक्कन प्लेट्यू की डेंसिटी उतनी है जैसे ग्रेट गंगेटिक प्लेन है, इनकी डेंसिटी उतनी है जितनी डीप ओशन फ्लोर की है। तो कहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हाइट द डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम। ये कोशिश कर रहा है आइसोस्टेसी को, इक्विलिब्रियम को समझाने की। तो इनसे पूछा यार अगर सबकी डेंसिटी सेम है तो ये हिमालयस की डेप्थ इतनी ज्यादा क्यों है? तो उसने कहा अब देखो डेंसिटी सेम में क्या होगा, हिमालयस का इतना पार्ट तो प्लेट्यू जितने वेट का होगा। मींस आप देखो एक ब्लॉक रखा हुआ है, अब इसकी डेंसिटी सेम है, ठीक है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का ये ब्लॉक है, लेकिन इसका ओवरऑल वेट तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इस प्लेट्यू से। ये भी 3 की डेंसिटी वाला है एज कंपेयर टू प्लेन, ये भी 3 की डेंसिटी वाला है। तो मींस इस हिमालयास की डेंसिटी तो चाहे उतनी है, लेकिन इसका साइज बड़ा है तो इसका वजन ज्यादा होगा। मतलब एक बोरी लोहे का वजन है, तो लोहा ही, एक बोरी लोहे का वजन इस एक गिलास लोहे से तो ज्यादा ही होगा। तो कहता है इस हिसाब से तो हिमालय पूरी तरीके से डूब जाने चाहिए थे एथिनोस्फेयर में, ऐसा नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं इसका कारण है हिमालयस बड़े हैं, तो जितने हमें पानी से बाहर दिखते हैं, सी लेवल से ऊपर दिखते हैं, उतने ही वो नीचे हैं। तो उन्होंने कहा, इसने शब्द फ्लोटेशन यूज नहीं किया, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन इसको बोला जाता है। उसने कहा लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसने वर्ड यूज नहीं किया, इसने कहा हिमालय जितने जमीन से ऊपर हैं उतने, वैसे ही वो जमीन, उतने ही नहीं, वैसे ही वो जमीन से नीचे हैं। जैसे इसने रेलिवेंस दिया या रेफरेंस दिया एक बोट का, ये कहता है जैसे बोट पानी में डूबी होती है वैसे ही हिमालय एथिनोस्फेयर में डूबे हुए। तो बाकी साइंटिस्टों ने कंक्लूड किया इस हिसाब से सेम डेंसिटी होगी। अगर हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से जाएं, आइसबर्ग के हिसाब से जाएं, तो हिमालयाज की रूट्स उससे 9 गुनी गहरी होनी चाहिए एज पर एरी। ये बाकियों की इंटरप्रिटेशन थी। तो मींस अगर हिमालयाज आपको तकरीबन 9 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट जमीन से ऊपर दिखता है, तो माउंट एवरेस्ट को बैलेंस आउट करने के लिए वो 90 किलोमीटर जमीन के नीचे होना चाहिए। ठीक, तो ये बोलता है एरी कि एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग सेम डेंसिटी, बट वो अलग अलग पानी में डूबे हुए। क्यों? इक्विलिब्रियम लाना था। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? नहीं तो डूब जाएंगे। कहते हैं इक्विलिब्रियम आइसबर्ग क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वो बैलेंस करता है, उसका जो थोड़ा सा हिस्सा ऊपर है उसको 9 गुना वो नीचे रह के बैलेंस आउट करता है। तो ऐसे ही जो प्लेट्यू है वो भी थोड़ा जमीन से नीचे होगा, ऐसे ही जो प्लेन्स है वो थोड़ा नीचे होगा। तो इस तरह से इसने बताया कि ये अपने वेट को बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है हर ऑब्जेक्ट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है यूनिफॉर्म डेंसिटी से बैलेंस कर रहा है हर ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट की डेप्थ। कहता है कि हर ऑब्जेक्ट उतना ही, इसने वर्ड यूज किया थिकनेस। ज्योग्राफी में थिकनेस का मतलब है डेप्थ। इस चीज को याद रखना, नहीं तो थ्योरी जब पढ़ोगे आपको बार बार कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इनकी वोकैबुलरी डिफरेंट है। तो ये बहुत देर में समझ आता है इनकी वोकैबुलरी। तो मैं वोकैब भी शांत बोल रहा हूं। ये कहता है यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। वर्ड है यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, थिकनेस इज डेप्थ। मींस कंक्लूड कर रहा हूं, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग गहराई तक डूबा हुआ है लेकिन सबकी डेंसिटी सेम है। दिस वॉज द कोर लाइन ऑफ एरी। सबकी डेंसिटी सेम है, हर कोई अपने को बैलेंस करने के लिए, कोई ज्यादा पानी में डुबा रहा है, ये किस बात पे निर्भर करेगा कि वो पानी से कितना ऊपर है। तो कहता है द डेंसर द ऑब्जेक्ट द हायर विल बी इट्स हाइट, नो द डेंसर द ऑब्जेक्ट द लेस इट विल बी इमर्ज इन एथनोस्फेयर और लेस विल बी इट्स हाइट। तो ये इसकी थ्योरी का थम जो है बॉटम लाइन है। तो प्लेट्यू अगर पानी से ऊपर 5 किलोमीटर दिख रहे हैं तो पानी के नीचे या एथिनोस्फेयर के नीचे 50 किलोमीटर के। हिमालय अगर 9 किलोमीटर दिख रहे हैं तो 90 किलोमीटर एथिनोस्फेयर के अंदर है। ये इसकी थ्योरी है, इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। एक पिक्टोग्राफिक इमेज देखते हैं। ये इमेज इसने दी, सविंदर सिंह की इमेज है। ये कहते हैं कि वाटर लेवल में एग्जांपल देता है, कहता है वुडन ब्लॉक को डुबा के देख लो, हर वुडन ब्लॉक अपनी अपनी ऊंचाई, जितना बड़ा वुडन ब्लॉक होगा उसी के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेगा पानी में। और जितना ऊंचा ब्लॉक होगा वो ऐसे खड़ा होगा, ब्लॉक नंबर 1 ये माउंटेन हो गया,
कहता है ये प्लेट्यू हो गया, ये प्लेन्स हो गए, ये सी फ्लोर हो गया, ये इस हिसाब से डूबे हैं और इसके अनुसार ये सबकी जो है डेंसिटी सेम है। यही इसका फ्लॉ है, लिख लो। इट्स क्रिटिकल अप्रेजल अगर इसका करेंगे तो हम बोलेंगे ये बात गलत है। आपको भी पता है कि सेडिमेंट्री रॉक की डेंसिटी अलग होती है, प्लेट्यू की डेंसिटी अलग होती है, बसाल्टिक प्लेट्यू की अलग होती है, तो मींस यहां गलती है। लेकिन इन फ्यूचर ये जरूर पता चलेगा, ये जो इसने बात बोली ना कि हर कोई नीचे तक होता है और जितना कॉन्टिनेंट मींस जितना ज्यादा रॉक हल्का होगा उतना जमीन के नीचे होगा, ये बात ठीक है। क्यों? इंटीरियर ऑफ द अर्थ जीएस में पढ़ा, आपने पढ़ा ना कि क्रस्ट जो है 60 किलोमीटर डीप होता है, ओशन फ्लोर बस 5 किलोमीटर डीप होता है, वो यहीं से तो निकली वो बात। ठीक, तो मींस इसने ये बात जरूर ठीक बोली कि हिमालय जितने पानी के ऊपर हैं ये पानी के एथिनोस्फेयर के नीचे भी हैं। हाँ, उस प्रपोर्शन में नहीं है लेकिन नीचे भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी थ्योरी पार्शियली ट्रू होती है, पार्शियली ट्रू। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी, पार्शियली ट्रू, एविडेंसेस वर ट्रू, फोर्सेस वर रॉन्ग। सिमिलरली डेंसिटी सबकी एक होती है, ये गलत है। हाँ, लेकिन अलग अलग डेप्थ तक डूबे होते हैं, ये बात आज भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर? तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरी। एरी इतना ही लिखना है आपने, क्योंकि 20 नंबर में एरी नहीं आएगा, 20 नंबर में आइसोस्टेसी आएगा। एरी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आइसोस्टेसी, प्रैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आइसोस्टेसी। 5 नंबर में एरी प्रैट आने लगेगा बस। क्लियर? अब देखो, ये देखिए इसने एक्सपेरिमेंट किए, इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस में इसने ये बात बोली है। कहता है वेरिंग थिकनेस, थिकनेस यहां पे वर्ड यूज होता है इनकी डेप्थ के लिए, ठीक है, और डेंसिटी यूनिफॉर्म। ये इसकी गलती है, ये इसका फ्लॉ है, ये बात इसकी ठीक है। क्लियर? लेकिन एरी बहुत सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट है, किसी ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि इसने तथ्य कुछ ऐसे दिए और उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको इसके आर्गुमेंट को डिफाई करना बहुत मुश्किल काम था। तो इसकी सारी बात एक्सेप्टेड हो गई। इसने बोला सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा लाइक आइसबर्ग इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो इस तरह से इसने एक जो है डायग्राम बना के दे दिया। ठीक, उस टाइम पे आपको पता है वो ऐसा एरा था जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी किसी को ज्यादा नहीं पता था कि अर्थ के नीचे एथिनोस्फेयर पार्शियली लिक्विड है, ये भी बात नहीं पता थी। इसने वर्ड एथिनोस्फेयर यूज ही नहीं किया क्योंकि इसके टाइम तक एथिनोस्फेयर के बारे में पता ही नहीं था किसी को, वो तो बाद में पता चला। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तक भी एथिनोस्फेयर, एल्फ्रेड वेगनर को पता ही नहीं था एथिनोस्फेयर का। उसने कहा कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग, हाँ कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, उसने वर्ड यूज ही नहीं किया कि एथिनोस्फेयर जो है लिक्विड है, उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक बोलती बात में। तो इसके टाइम तक भी एथिनोस्फेयर के बारे में इसे नहीं पता था। तो इसने बस ये बोला कि एक डेप्थ तक ये डूबे होते हैं और ये एथिनोस्फेयर नहीं बोला, इसने कहा ये अपने वेट को बैलेंस करने का एक प्रयास होता है। क्लियर? अब आता है प्रैट। प्रैट की स्टडी सारी इंडिया के ऊपर है, ये इंडिया में रहा है बहुत लंबा समय। तो ये इंडिया में जब स्टडी कर रहा है और इसने जॉर्ज एवरेस्ट ने बात बोली उसको प्रूव करने के लिए प्रैट को बुलाया गया। उन्होंने कहा यार जॉर्ज एवरेस्ट बोल रहा है कि हिमालयस का वजन बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। प्रैट ने स्टडी करी, इसने उल्टी बात बोली, इसने कहा गलत बोल रहा है ये, हिमालयस में तो वजन ही नहीं है। मेरे एक्सपेरिमेंट कहते हैं हिमालयस में वेट नहीं है, हिमालयस खोखले हो सकते हैं। तो फिर इसने रॉक्स की स्टडी करनी शुरू करी। इसने बाद में एरी को करेक्ट किया, इसने कहा एरी गलत बोल रहा है, सबकी डेंसिटी एक नहीं है, एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ डिफरेंट डेंसिटी। यहां ये बात ठीक बोल रहा है, एरी को करेक्ट कर रहा है। लेकिन ये गलती कहां करता है, ये एरी के दोनों कॉन्सेप्ट को डिफाई कर देता है पूरी तरीके से। ये कह रहा है एक तो एरी ये भी गलत बोल रहा है कि हर रॉक की डेंसिटी एक है, कहता है गलत है। दूसरा ये कहता है एरी कहता है कि जो माउंटेन की रूट्स हैं वो बहुत गहरी हैं जिससे वो उसको बैलेंस करती हैं। ये कहता है ऐसा होता तो हिमालय जो है 90 किलोमीटर तक तो पिघल जाते, गर्मी इतनी ज्यादा है। कहता है ये गलत है, ना तो किसी का डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, ये गलत है। तो ये कहता है वेरिंग डेंसिटी, इसका बिल्कुल रिवर्स है, वेरिंग डेंसिटी। वो कहता है यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये कहता है वेरिंग डेंसिटी। इससे पूछते हैं अच्छा डेप्थ के बारे में आपका क्या कहना है, ये कहता है वेरिंग डेंसिटी बट डेप्थ इज सेम फॉर ऑल। कैसे? ये कहता है एक लाइन खींच लो, कहता है ये रहा हिमालयस, इसकी डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेट्स अज्यूम, ठीक है। ये है जी डेक्कन प्लेट्यू, इसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है जी प्लेन्स, इसकी डेंसिटी क्या है, ये कहता है जी इसकी डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहता है तीनों की अलग अलग डेंसिटी है, लेकिन ये इनका जो डेप्थ है वो एक ही है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन। कहता है इन सब तीनों का इस लाइन पे एक ही वजन पड़ता है जिससे बैलेंस इक्विलिब्रियम बना रहता है। वो कहता है ये अपने वेट को कैसे काउंटर करते हैं, हिमालय चाहे बड़े दिख रहे हैं
लेकिन उसकी रॉक हल्की है, तो टोटल हिमालय का जो वेट होगा वो डेक्कन प्लेटू जितना होगा। डेक्कन प्लेटू का जो वेट होगा वो इंडो गंगेटिक प्लेन जितना होगा। तो मींस वेट सबका बराबर होता है, ठीक है। लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन इज सेम फॉर ऑल। वो अपनी डेंसिटी अलग अलग होने से उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं। डेक्कन प्लेटू बहुत ऊंचा नहीं है, डेंसिटी उतनी है, तो इसका 100 किलो वेट है, 100 किलो वेट इसका भी है। तो मीन्स ये कहता है डेप्थ सबकी सेम होती है, डेप्थ का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एरी बोलता था कि डेप्थ अलग अलग होती है, वो इसलिए होती है, वो कहता है हिमालय जितने बड़े हैं सेम डेंसिटी है, तो सेम डेंसिटी, सेम डेक्कन प्लेटू की डेंसिटी, एरी बोल रहा है सेम इंडो गंगेटिक प्लेन की डेंसिटी, तो इतने बड़े वेट को बैलेंस करने के लिए वो अपनी जड़ें गहरी कर लेते हैं, ताकि जैसे पेड़ क्या करेगा, जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी गहरी जड़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ के वेट को बैलेंस करती हैं जड़ें, उसको सपोर्ट दे के रखती हैं। तो मीन्स छोटा प्लांट होगा छोटी जड़ें, बड़ा पेड़ होगा बड़ी जड़ें। तो इस तरह से आप रिलेट करो। तो एरी बोल रहा है क्योंकि हिमालयस बड़े हैं, उनका इतना वजन है, तो वो अपने को बैलेंस कैसे करेगा, नीचे जड़ें गहरी कर लेगा, ठीक। लेकिन एरी प्रेट ऐसा नहीं बोलता। प्रेट कहता है पेड़ चाहे बड़ा है लेकिन वो हल्का है, उसका वजन उतना ही है जितना एक छोटे से प्लांट का है। तो मींस प्रेट एक बात ठीक बोल रहा है, ठीक है। अब दोनों को मिला के जो फाइनल थ्योरी बनती है वो दोनों को मिला के बनती है। ये वेरिंग डेंसिटी बिल्कुल ठीक कह रहा है, सारी रॉक एक डेंसिटी की नहीं है, लेकिन यहां पे ये गलत कहता है कि सबकी डेप्थ एक होती है, ऐसा नहीं होता। तो जब एरी और प्रेट की दोनों की थ्योरी को मिला देते तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, वेरिंग डेंसिटी वेरिंग डेप्थ, ये फाइनल थ्योरी निकलेगी, ठीक। ये एकदम नहीं पता चलेगी। फिर और साइंटिस्ट भी आते हैं, ये प्रेट बोल रहा है, कह रहा है एक्सपेरिमेंट, प्रेट कहता है मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया, कहता है उसका एक्सपेरिमेंट गलत है वुडन ब्लॉक वाला। प्रेट कहता है जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अलग अलग डेंसिटी के कॉलम्स को रखा पानी में, और जब मैंने रखा तो मैंने देखा वो बराबर ही पानी में डूबे हुए, कोई ज्यादा नहीं डूबा कोई कम नहीं डूबा, वो बराबर पानी में डूबे हुए। तो मींस सबकी डेप्थ सेम होती है, बस डेंसिटी वेरी कर रही है जो इसने देखा। ये इसकी ऑब्जर्वेशन है कि डेंसिटी इज वेरिंग एंड डेप्थ इज सेम। लेकिन जब ये प्रेट का व्यू पॉइंट है, इसके एक्सपेरिमेंट, ये इसका एक्सपेरिमेंट भी ट्रू है, डेप्थ सबकी सेम है। अब अभी इसमें थोड़े थोड़े कैच हैं जो मैं बताऊंगा बाकी। दोनों की थ्योरी को एक बार रिवाइंड करते हैं। एरी बोलता है यूनिफॉर्म डेंसिटी, प्रेट बोलता है नहीं जी वेरिंग डेंसिटी। डेप्थ को लेके एरी बोलता है कि भाई इनकी डेप्थ जो है वेरी करती है, डेप्थ वेरी, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। प्रेट उल्टा, वो कहता है डेंसिटी वेरी डेप्थ इज सेम। सिंपल फंडा, क्लियर। ये दो बिल्कुल, ये इनके दो डायग्राम हैं जिनसे इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को समझाया जा सकता है, क्लियर। तो देखो प्रेट क्या कह रहा है, ये हिमालयाज है, पानी एथिनोस्फेयर के अंदर हिमालयज उतने ही हैं जितने डेक्कन प्लेट्यू है, जितना सी फ्लोर है। कह रहे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे सबकी डेप्थ अलग यूनिफॉर्म है, उसके ऊपर इनकी जो है हाइट अलग अलग हो सकती है, नीचे सबकी एक ही हाइट है। तो मींस ये जो लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन है, इस लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन में सबका वजन बराबर गिरता है, क्लियर। ये प्रेट और आइसोस्टेसी, प्रेट और एरी की आइसोस्टेसी, दिस इज फॉर एरी, दिस इज फॉर सॉरी प्रेट, दिस इज फॉर एरी। वेरिंग डेप्थ, यूनिफॉर्म डेप्थ, क्लियर। ये 2-3 बार पढ़ने में ही कॉन्सेप्ट सेटल होगा। फिर और साइंटिस्ट आने शुरू हुए। एक साइंटिस्ट आया, हेफोर्ड एंड बोवाई आए, इन्होंने सीधे सीधे आके प्रेट को जस्टिफाई कर दिया। इन्होंने कहा यार प्रेट ठीक बात बोल रहा है, प्रेट अपनी जगह ठीक है। इन्होंने प्रेट को जस्टिफाई किया। इन्होंने कहा एक, इन्होंने वर्ड यूज किया लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन। इन्होंने कहा प्रेट ठीक बोल रहा है, लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन में सारे ऑब्जेक्ट्स का वेट बराबर ही गिरता है, जिसकी वजह से आइसोस्टेसिस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ये प्रेट को फॉलो करते हैं। लेकिन ये कहते हैं, देखो इन्होंने डायग्राम बनाया, कहते हैं चाहे प्लेन्स हैं, चाहे प्लेट्यू है, चाहे कोस्टल प्लेन्स है, चाहे ऑफशोर प्लेन है, ये लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन में बराबर जो है वेट डालते हैं। लाइन वर्ड यूज किया, यहां पे इसका गलती होती है, इनकी भी गलती आती है। ये वर्ड यूज करते हैं लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन, लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन, कि उस लाइन पे सब वजन बराबर डालेंगे। यहां पे ये भी गलती करता है। इसको करेक्ट करता है जोली। जोली आके बोलता है यार ऐसा है, जोली एरी को सपोर्ट करता है। हर साइंटिस्ट के अलग अलग सपोर्ट्स है। जोली एरी को सपोर्ट करता है। जैसे हमने कोरल्स पढ़ा तो डेविस आके चार्ल्स डार्विन को सपोर्ट कर रहा है, जोली को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सब एक टाइम फ्रेम के ही है, ठीक। तो एरी जो है, जोली जो है एरी को सपोर्ट कर रहा है। जोली कह रहा है कि भाई एरी ज्यादा बात ठीक बोलता है, मैं आपकी बात मानता हूं। ये बोल रहा है कि मैं आपकी बात मानता हूं कि सबकी डेंसिटी अलग है। ये जो डेप्थ, ये जो लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन है कुछ इस तरह से है, ये देखिए। ये कहता है लेकिन डेप्थ सबकी अलग अलग है। ये दोनों के व्यू पॉइंट को मिला देता है।
और एरी के ज्यादा फेवर में बोलता है। फिर बाद में जाके पता चलता है ये जो लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन है ये लाइन नहीं है। कहता है एथेनॉस्फेयर के अंदर हर ऑब्जेक्ट अलग गहराई तक डूबा हुआ है, कहीं पे एथेनॉस्फेयर यहीं पे आ जाता है, कहीं पे एथेनॉस्फेयर यहां आ जाता है, कहीं पे यहां आ जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये आप जितनी बार पढ़ोगे तब क्लैरिटी आएगी। एक बार मेरे समझाने से, डायग्राम्स को देखने से, टेक्स्ट को पढ़ने से, ये सारे डायग्राम आपके टेक्स्ट के अंदर भी है, इनको जितनी बार देखोगे इतनी क्लैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने इसको रुक के ही पढ़ाया आपको। क्लियर? तो इसके एक बार ज्वाली के कॉन्सेप्ट को पढ़ना, टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये एरी के फेवर में बोलेगा, ये बोलेगा कि जोन ऑफ कॉम्पनसेशन इज देयर, ये वर्ड यूज करता है जोन। कहता है देखो लाइन कोई चीज नहीं होती, कोई भी, आपको भी पता है, कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी मोहरोविक पड़ी, कोई भी पड़ी, वो लीनियर नहीं है, वो स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग होती है। तो ऐसे ही कहता है जोन ऑफ कॉम्पनसेशन। कहता है एक पूरा जोन होता है जिसमें डेंसिटी वेरी करना शुरू होती है, इस जोन के अंदर हेरफेर होने से सबका वजन बराबर पड़ता है। ठीक है, इसको एक डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको पता चलेगा। होम्स इसको जाके कंक्लूड करते हैं। होम्स कहते हैं, देखो अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से सुना, इसने कंक्लूड करते हुए डिटेल में डेटा के साथ बात करिए। होम्स कहता है, ये देखो, कहता है मान लो आपका एक प्लेट्यू है जो 4 किलोमीटर ऊंचा है, ये रहा 4 किलोमीटर ऊंचा प्लेट्यू, ये रहा प्लेट्यू। जमीन के नीचे सबकी डेंसिटी बराबर हो जाती है। जमीन के नीचे का क्या मतलब है? एक बार क्रस्ट के नीचे, देखो क्रस्ट में आपने 3 लेयर पढ़ी है ना, फेल्सिक है, मैफिक है, अल्ट्रा मैफिक है। तो कहता है कि क्रस्ट के नीचे सबकी डेंसिटी बराबर होती है, मेंटल में सबकी डेंसिटी बराबर होती है। फर्क ये पड़ता है कौन मेंटल में गहरा घुसा हुआ है। और ये जो मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी है, ये जिगजैग लाइन है, ये बोलता है बाद में होम्स, जो जोन ऑफ कॉम्पनसेशन की बातें करेगा जोली वाली। तो ये कहता है क्योंकि प्लेट्यू ज्यादा ऊपर तक उठा है, माउंटेन ज्यादा ऊपर तक उठा हुआ है, तो उसके नीचे वाला वेट उसको बैलेंस आउट कर देगा। सिंपल ये लाइन बोल रहा है। कहता है अगर प्लेट्यू कुछ इस तरह से होगा तो इसके नीचे इतना सा ही वेट होगा जो उसको बैलेंस करेगा। तो इन दोनों का, इसका पूरा नेट वेट और इस पूरे का नेट वेट बराबर होता है, ना कि जो आपको दिख रहा है वो बराबर नहीं है। ट्रैट ऐसे ही बोल रहा है, वो कह रहा है जितना पहाड़ आपको दिख रहा है बिल्कुल जमीन के नीचे चले जाओगे उसका वजन उतना ही होगा जितना डेक्कन प्लेट्यू। वो कह रहा है केवल लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन इज नॉट ऑन द क्रस्ट, थोड़ी गहरी होती है, वो एक जोन होता है। इस पूरे ब्लॉक का जो 1 है और जो 2 है, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इनका वजन मिला के इस वाले ब्लॉक 3 और 4 के बराबर होगा, 1 और 2 का मिला के। तो इस पूरे ब्लॉक, अब माउंटेन का मतलब हम इसको कंसिडर करें, इसका वजन बराबर होगा एज कंपेयर टू दिस प्लेट्यू, ना कि जो आपको दिख रहा है, इन दोनों का वजन बराबर होगा। तो मीन जितना पहाड़ जमीन के ऊपर है उतना उसके भी नीचे होगा इन दोनों पहाड़ का, क्योंकि इसका जो वेट होगा वो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा। तो इस पूरे का वेट 100 किलो है। ऐसे ही 100 किलो प्लेट्यू जो आपको है ना 4 किलोमीटर ऊपर प्लेट्यू दिख रहा है, 4 किलोमीटर नीचे है, इस पूरे का वजन 100 किलो होगा, चाहे जो ऊपर है चाहे जो नीचे। तो इस जिस अलग अलग पॉइंट पे इनका वजन 100 किलो होगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा जोन ऑफ कॉम्पनसेशन। तो उसने जो लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन का मतलब होता है सीधी लाइन, वो कह रहा सीधी नहीं है, ऐसे। तो ये एक जोन है, जमीन के नीचे कुछ चीजें ऐसे बनी हुई है। समझ आ गई आपको मेरी बात? ये है पूरी एग्जैक्ट पिक्चर। तो होम्स को, आर्थर होम्स वही वाला जो हमारा कन्वेक्शन करंट थ्योरी वाला आर्थर होम्स ही है, ठीक है, ब्रिटिश है। इसका कंट्रीब्यूशन यहां पर भी है क्योंकि सब जियोमॉर्फोलॉजर्स हैं, ये जियोफिजिसिस्ट है। तो इसने जाके चीजों को कॉम्पनसेट किया। क्लियर? लास्ट एक ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट में बताता हूं, एग्जैक्टली जो मैंने पहले भी आपको बताया था। हिमालयाज डेन्यूड हो रहे हैं, व्हाट, माउंटेन्स डेन्यूड हो रहे हैं। क्योंकि ये माउंटेन्स डेन्यूड हो रहे हैं तो ये डेन्यूड होके अपने मलबे को डिपॉजिट कर रहे हैं डेल्टा के नीचे, डेल्टा में डिपॉजिट कर रहे हैं। क्योंकि ये डेल्टा में डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जमीन को दबा रहे हैं। अब क्योंकि जमीन को दबा रहे तो एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा है, तो एथनॉस्फेयर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो एथनॉस्फेयर माउंटेन को ऊपर की तरफ को पीछे से अपलिफ्ट कर देता है ऐसे। तो मींस काउंटर, अगर जमीन के ऊपर इस तरह से सेडिमेंट्स मूव कर रहे हैं, जमीन के नीचे एथनॉस्फेयर में इस तरीके से सेडिमेंट शिफ्ट होंगे। सेडिमेंट नॉट नेसेसरली, ठीक है, ये आपके एथनॉस्फेयर के अंदर इस तरह से मटेरियल शिफ्ट होगा काउंटर करने के लिए वेट को। तो ये जो पूरी साइकिल है इसको बोला जाता है ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। क्लियर है? तो ये सब अर्थ के ऊपर चल रहा है, ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, देयर इज अ साइकिल गोइंग ऑन। क्लियर? तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। कॉन्सेप्ट मैंने जैसे पहले भी बताया था, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा
तब जाके ये सेटल डाउन होगा। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। डाउट जितने भी आते हैं अपने टेलीग्राम पे डालिए, मैं सबको रिजॉल्व करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कोई अच्छी वीडियोस आपके लिए ढूंढूं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। ये थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स पढ़ के ही आएगा, है इंपॉर्टेंट। ठीक, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा रह गया साइकिल ऑफ इरोजन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।